फ्रेंड्स, हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर रहा है। तो हर किसी को इच्छा होती है कि वो जाने कि कौन सी बैंकों ने निवेश किया हुआ है और कौन से बड़े फंड हाउस है जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यस बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न की जानकारी मिल चुकी है। फिलहाल एक्सचेंज पर तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यस बैंक की खुद की वेबसाइट पर इसकी जानकारी डाल दी गई है। तो ये लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी बैंकों की कितनी होल्डिंग है और दूसरे जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी कितनी होल्डिंग है और कौन से फंड हाउस ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और निकल के आ रही है आपके लिए। वो क्या है खुशखबरी, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में Q4 का रिजल्ट कैसा रह सकता है उसके अंदाजे भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और वाकई में क्या यस बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका हमें देखना चाहिए या फिर इस समय में वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर मैं होल्डिंग को पहले देखें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 0.47% की होल्डिंग है और इनकी जो संख्या है वो है 25। फिर है अल्टरनेट इन्वेस्टर फंड्स और इनकी जो होल्डिंग है वो 0.02% की है और इनकी संख्या है 7। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो 494 है और इनकी टोटल जो होल्डिंग है वो है 10.97% की। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें सब बैंकें हैं उनकी करीब 38.27% की होल्डिंग है और एनी अदर स्पेसिफाई में 20 संख्या है इनकी और 5.25% की होल्डिंग है। तो ये टोटल 54.98% की होल्डिंग होती है। और ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए के अंदर निवेश किया हुआ है, बड़े निवेशक है जिनकी टोटल परसेंटेज है 26.25%। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश किया हुआ है तो वो 7.95% की उनकी होल्डिंग है। और NBFC रजिस्टर्ड RBI की बात करें तो 0.24% की होल्डिंग ली हुई है और एनी अदर स्पेसिफाइड 10.58% की होल्डिंग है। तो ये इस तरह से टोटल 45.02% की होल्डिंग हो रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने बड़ी होल्डिंग ली हुई है वो है यहाँ पे अमांसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे करीब 1.16% की होल्डिंग ली हुई है। और फ्रेंड्स, उसके बाद में हम जो होल्डिंग देखेंगे अगर तो आपको अलग अलग बैंकों की होल्डिंग दिखाई देगी, जिसमें ICICI बैंक लिमिटेड है। ICICI बैंक ने यहाँ पे अपनी 2.99% की होल्डिंग ली हुई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 30% की होल्डिंग है। काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार अपनी होल्डिंग को कम कर लिया, तो ये बिल्कुल बात गलत है। 30% की फिक्स होल्डिंग उनकी अभी भी बनी हुई है। और यहाँ पे एक्सिस बैंक ने अपनी 1.96% की होल्डिंग लेके रखी हुई है। IDFC फर्स्ट बैंक की 1.15% की होल्डिंग है और बंधन बैंक की होल्डिंग यहाँ पे 1.2% की है। तो ये टोटल जो होल्डिंग है सबकी बैंकों की है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो 37.31% हो रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी जो होल्डिंग है जो LIC की उनकी भी हम एक बार चेक करेंगे तो आप देखोगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो बायर है उनकी होल्डिंग यहाँ पे 5.25% की है और LIC की जो होल्डिंग है वो है 4.98% की। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि LIC ने इस बार अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, तो बिल्कुल ये बात गलत साबित होती है। यहाँ पे अच्छी खासी होल्डिंग LIC की बनी हुई है, यानी 4.98% की होल्डिंग LIC ने रखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक और आंकड़ा देखने को मिलेगा जहाँ पे बॉडीज कॉर्पोरेट, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे अपनी करीब 1.52% की होल्डिंग ली हुई है और एक है HUF जिन्होंने 0.97% की होल्डिंग ली है। और फ्रेंड्स, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की होल्डिंग यहाँ पे 3.99% की है। तो ये अलग अलग कॉर्पोरेट बॉडीज़ की होल्डिंग है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा निवेश किया हुआ है बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, FI ने, सबका निवेश अच्छा खासा है। और इसीलिए एक बात समझ में आ जाती है कि वाकई में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस लेवल पे यस बैंक काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यस बैंक में निवेश नहीं करना चाहिए, यस बैंक का भविष्य कोई नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, यस बैंक अपने मोर्चों पे पूरी तरह से खरा उतर रही है। एक तरफ तो उन्होंने रिजल्ट हमेशा शानदार पेश किया है, इन्होंने जो Q4 के आंकड़े पेश किए वो भी बेहतरीन है। और आप देखोगे NPA रिकवर करने की कोशिश लगातार कर रही है, NPA को हर तरीके से वसूल करने की कोशिश करी। हमने ऑलरेडी कल भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि वो रिलायंस कैपिटल पे भी कब्जा कर ले और अपना डिश टीवी की तरफ से उन्होंने वसूली करने की शुरुआत कर दी है। डिश टीवी आके सरेंडर हो चुके हैं और वो उनका पेमेंट चुकाने को तैयार हो चुके हैं शेयरों के बदले में। तो आप देखोगे NPA धीरे धीरे उनका पूरा खत्म होगा आने वाले समय में
और उनका सबसे बड़ी बात है कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान है, और जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाले इसमें यस बैंक में वाकई में मजबूती तो आएगी और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। और यहाँ पे भले इस समय प्राइस नहीं बढ़े, शॉर्ट टर्म वालों को तो मैंने पहले ही कह दिया है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें प्रॉफिट कमाने को देख रहे हो तो फिर यस बैंक से बाहर ही निकल जाओ। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। अगर इनके Q3 के आंकड़े अगर आप देखोगे तो इन्होंने रेवेन्यू 2.15 थाउजेंड करोड़ का बताया था, जहाँ पे 35.72% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 265.76 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 79.96% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। डायलूटेड EPS 0.11 था, जहाँ पे 83.33% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.34% था, जहाँ पे 32.69% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो यहाँ पे इस बार पॉजिटिव आंकड़े और भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो बहुत ही बेहतरीन है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 21.1% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है इनके डिपॉजिट में, जो 1.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, और 8.8% की जंप देखने को मिल रही है इनके एडवांस में, जो 1.81 लाख करोड़ रुपये पहुँच गया है Q4 में। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनके डिपॉजिट और एडवांस में दोनों में बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है। तो नेचुरली इस बार जो रिजल्ट आएगा वो और भी बेहतर होगा पिछली बार से। तो यहाँ पे आंकड़े इससे पॉजिटिव हो सकते हैं और प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हो सकती है। अभी कंपनी ने अपने रिजल्ट की डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन जल्दी हमारे पास सामने डेट भी आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आप देख लो कि रिजल्ट इस बार बेहतरीन आएगा। Q4 में बैंक बिल्कुल कमाल करेगी, और इसीलिए कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहे। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप यस बैंक में निवेश किए तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, एक खुश खबरी एक तरह से। काफ़ी लोग चाहते थे कि जो बड़े स्टॉक है ऐसे जैसे MRF, उसमें खरीदारी नहीं कर पाते थे, उसकी प्राइस है 67,500, तो कोई भी आदमी उसको ले नहीं पाता था, लेकिन उनकी इच्छा होती थी कि हम भी MRF में खरीदारी करें। तो अब एक सरकार ने नई पॉलिसी लाई है। सरकार इन शेयरों के अंदर फ्रैक्शनल शेयर करने की अनुमति दी जाएगी, यानी उसका टुकड़ा करने की अनुमति दे रही है सरकार। यानी पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका एक टुकड़ा आप ले सकते हैं, यानी आप चाहे तो उसमें 100 रुपीज़ का भी निवेश कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी ला रही है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में ये ऑलरेडी सब जगह पे है, जहाँ पे बड़े शेयर है उसमें से एक टुकड़ा खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी रिपोर्ट जो कमेटी को भेजी है उसमें कहा है कि मौजूदा कंपनी के अधिनियम के तहत कंपनियों में फ्रैक्शनल शेयर की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी फिलहाल जो नियम बने उसके हिसाब से फ्रैक्शनल शेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन उसमें बदलाव करना होगा नियमों में, तभी रिटेल इन्वेस्टर हाई वैल्यू वाले स्टॉक खरीद पाएंगे। क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम महंगे शेयर खरीदें, लेकिन वो खरीद नहीं पाते उसकी प्राइस देख के। तो अब ये जो यहाँ पे बदलाव किया जाएगा पॉलिसी में, और जल्दी इसके लिए नया नियम लाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। नए साल में हमें ये तोहफा मिल सकता है कि हम बड़े शेयर खरीद पाए और उसका एक टुकड़ा। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसकी डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी। ये जो शेयर आप खरीदोगे ये ट्रस्टी के जरिए खरीदे जाएंगे, और ये जो शेयर रहेंगे वो ट्रस्टी के पास ही रहेगा। कंपनी का जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उस ट्रस्टी के बोर्ड में ही वो शेयर आपके रहेंगे, उनके क्रेडिट अकाउंट में रहेंगे, और वो उनका केयर टेकर रहेगा। तो एक तरह से आपकी डिलीवरी आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन शेयर आपके होंगे। जब चाहे आप ट्रस्टी के माध्यम से उसको बेच भी पाएंगे, अपना प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे। तो एक अच्छी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यस बैंक ने जो अपना अचीवमेंट किया वो उसको कम समय मिला था, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट करके दिखाया, और एक इमेज बनी है उनकी। और इस वजह से लग रहा है कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे काफ़ी लोग अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि FI ने भी अच्छी खासी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई यस बैंक आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो बस कम से कम 3 साल दीजिए आप यस बैंक को, वाकई में यस बैंक आपको मालामाल कर देगी। और काफ़ी लोग जो डरते हैं कि सर जो लॉक इन पीरियड के शेयर बाहर तो क्या होगा, तो ऐसे कोई संभावना नहीं है कि उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे लॉक इन पीरियड से शेयर आने से भी कुछ नहीं होना। लोग नया निवेश भी कर रहे हैं, उनको पता है कि वाकई में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। जब यहाँ पे तेज़ी के साथ स्टॉक बढ़ने लगेगा तो फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं, और इसीलिए जल्दी वो जैसी थोड़ी प्राइस बढ़ती है तो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, लॉस बुक करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से प्राइस बढ़ नहीं पाती है। लेकिन ये जल्दी ये सारा खत्म होगा मामला, और जैसे ही नए इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे तेज़ी बनती रहेगी। तो निवेश लगातार बनाए रखें और लॉन्ग टर्म के लिए रहे, कम से कम 3 साल के लिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइस एक बार जरूर ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।